हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा मिशन एसएससी का अगला पार्ट, जिसके अंदर हम देख रहे थे कि इंडियन पॉलिटी के हमने डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह हमने सब ये डिस्कस कर लिए। अब बात आया है भारत की आज़ादी की, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके कि पीछे क्या हुआ था और आगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर हमारा लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। उसके बाद जो हमारा एक्ट आया फाइनल, वो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्रता का जो एक्ट आया था। तो इसके बारे में हुआ क्या था कि 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम जो थे, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था क्लीमेंट एटली। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, आप इसको बोल सकते हो कि ये हिस्ट्री का प्रश्न है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के एंड का डिक्लेयर किया था? तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम जो अंग्रेज लोग हैं, वो इन्होंने एक फाइनल डेट डिसाइड की थी। वो की थी कि अंग्रेज लोग 30 जून 1948 तक भारत की सारी सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप करके चले जाएंगे। चाहे आप लोग उसको एक्सेप्ट करो या ना करो, हमारा काम था सौंपना। जो भी रिस्पॉन्सिबल हैंड होंगे, हम पूरा का पूरा चार्ज हैंड ओवर करके चले जाएंगे। इसके पीछे के कई कारण थे। ब्रिटिश एक्चुअल में ब्रिटेन उस समय पे सुपर पावर था, लेकिन 1947 तक आते आते जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, तब ब्रिटेन को ये नज़र आ चुका था कि अब सुपर पावर कोई और उभर रहा है और आपकी शक्ति कम हो रही है, और उनसे इतना बड़ा कारोबार संभालना मुश्किल हो रहा था। ये सब हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या प्रेशर था अंग्रेज़ों ने जो ये डेडलाइन घोषित कर दी थी। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिस्कस करना। लेकिन ये बातें भी पता होनी ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगे कि 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था कि 30 जून 1948 तक हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे। राइट। तो अभी हम देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर ऐसा क्या कुछ आया, क्या कुछ प्रपोजल लेकर के आए कि ये सब हुआ। तो यहाँ पर कुछ मज़ेदार बात ये है कि सबसे पहले हुआ ये कि जैसे ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 तक हम लोग सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे, तो मुस्लिम लीग आप सभी जानते होंगे, जो अलग नेशन की डिमांड कर रही थी, पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, एजिटेशन स्टार्ट कर दिया। अब एजिटेशन जो स्टार्ट किया तो उससे क्या हुआ, दंगे भड़क गए। ये जो पार्टीशन के टाइम पे दंगे हुए थे ना, कि हिंदुओं को और मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, ये सब चीज़ जो थी वो सब मुस्लिम लीग की देन था। मुस्लिम लीग बोलने लगी कि अगर ये ऐसे ही सत्ता सौंप के चले गए तो फिर कभी भी अलग पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। तो मुस्लिम लीग को इस बात की चिंता थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो हमने 1946 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, ये कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 के अंदर। 1946 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी संविधान तैयार कर देगी, उसके अनुरूप, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, जो भी इसने बोला कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात साफ कर दी कि जो भी संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में जो बनी थी वो तैयार करेगी, वो हिंदुस्तान के उस हिस्से पर बिल्कुल लागू नहीं होगा जो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। सो दोज पार्ट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हु आर अनविलिंग टू accept
इट, यानी कि किसको अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारत का संविधान का निर्माण किया, अगर ये संविधान जिसको भी तैयार करती है, जिस भी संविधान को ये तैयार करेगी, 3 जून 1947 को ब्रिटेन की सरकार ने ये कहा, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर। तो क्या चीज़ डिक्लेयर की उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी संविधान बनाएगी, हिंदुस्तान का जो हिस्सा उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, वो उसकी मर्जी है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो नहीं करना चाहता है, हिंदुस्तान के अंदर मर्ज होना नहीं चाहता है, अपना अलग कुछ करना चाहता है, तो वो अपना अलग तैयार कर ले। यानी कि पार्टीशन की बात तो आ ही चुकी थी, इनडायरेक्टली ही सही। 3 जून 1947 को पहली बात तो ये हुई कि ब्रिटेन की जो संसद थी उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी। दूसरी बात ये हुई, जो इम्पोर्टेंट स्टेप हुआ, कि 3 जून 1947 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ, माउंट बैटन प्लान आया, माउंट बैटन प्लान। अब माउंट बैटन कौन था? माउंट बैटन जो था ये उस टाइम का वायसराय था, ये वायसराय था, और यही जा करके बाद में भारत का पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो वो भी माउंट बैटन ही बना था, क्योंकि ये उस टाइम पे वायसराय था। तो 3 जून 1947 को माउंट बैटन ने क्या किया, माउंट बैटन लेकर के आया माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान जो था उसके अंदर क्या था, इसको हम दूसरा नाम जो माउंट बैटन प्लान का बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टीशन प्लान। माउंट बैटन ये लेकर के आया, माउंट बैटन प्लान को हम बोलते हैं पार्टीशन प्लान। इसने बात रखी कि आप ऐसा करते हैं, 2 नेशन बना देते हैं, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। अब ये हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि वो सब हुआ क्या था, कि किसने माउंट बैटन को ये बात कही थी कि पाकिस्तान बनेगा तो सही, ये तो है कंफर्म है कि बनेगा तो है, लेकिन पाकिस्तान का साइज जितना छोटे से छोटा हो सके उतना छोटे से छोटा रखिए, उतना छोटे से छोटा रखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए वो बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है कि 3 जून 1947 को आया, क्या चीज़ आई, माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन प्लान था क्या, एक्चुअल में ये था पार्टीशन का प्लान। और इस प्लान को दोनों ही पार्टियों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, जो मिल रहा है बस दे दो। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये प्लान माउंट बैटन प्लान एक्सेप्ट हो गया, तब जा करके आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहता क्या है, वो बातें देखते हैं हम। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कहता है, इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले किया एंडेड ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश का जो रूल था वो हो गया एंडेड। अब क्या हुआ, 2 सेपरेट नेशन बन गए, 2 सेपरेट नेशंस। नेशन नहीं बोलेंगे हम, इनको डोमिनियन बोलेंगे, उस टाइम पर तो डोमिनियन ही थे। 2 सेपरेट डोमिनियंस बन गए, राइट। ब्रिटिश रूल का एंड हो गया और इंडिया ने क्या किया, 2 सेपरेट डोमिनियंस बन गए। अब हुआ क्या था कि 14 से 15 अगस्त की रात्रि को 1947 को ये 2 इंडिपेंडेंट नेशंस बने, 2 इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, संप्रभुता। जैसे आजकल आप लोग सुनते भी होंगे कि ये संप्रभुता के लिए खतरा है, देश की अखंडता के लिए खतरा है, तो वो सब जो बातें हैं उसको बोलते हैं सोवरेन, सोवरेन नेशन। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान ने तो अपना 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और हमने लिया था 15 अगस्त 1947 का दिन। भारत फाइनली 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब ये आज़ादी का जो लेटर था वो कहाँ पे आया, वो इस एक्ट के अंदर आया प्रिंट हो करके, कि ठीक है जी 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान क्या हो रहा है, आज़ाद हो रहा है। अब आपने पढ़ा कि माउंट बैटन प्लान आया था। माउंट बैटन प्लान ये बोलता है, वो था पार्टीशन प्लान। तो वो जो पार्टीशन प्लान था, पार्टीशन कर दिया गया, पार्टीशन हैपेंड। तो पार्टीशन हैपेंड होने से क्या हुआ, पार्टीशन जब हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि इसने बोल दिया कि अब जो ब्रिटिश की जो डोमिनियंस थी ना, जितनी भी ब्रिटेन के अंडर जो कंट्रीज़ हैं, उनको हम बोलते थे कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये वर्ड आपने सुना होगा, आज के समय में भी होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स।
तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज बोलते थे उनको। एक्चुअल में कॉमनवेल्थ जो था, ये जितने भी एरिया पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ है उनके नेशंस का एक समूह है। अब बाद में आज़ादी तो सभी को मिल गई, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं कि इसकी भी एक वो थी, अथॉरिटी थी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पार्टीशन हैपन हुआ, तो जो दोनों डोमिनियन थे, टू डोमिनियंस, भारत एंड पाकिस्तान, इन दोनों को उन्होंने राइट टू सीसीड फ्रॉम कॉमनवेल्थ। अब इस लाइन का मतलब जो हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि पार्टीशन होने के बाद दोनों कंट्रियों को ये हक दिया गया कि अगर आप कॉमनवेल्थ से, सीसीड मतलब बाहर होना, कॉमनवेल्थ की अगर आप, वो बोलते हैं ना नागरिकता को, जैसे हम किसी को बोल दे कि भाई तू यहाँ की नागरिकता छोड़ दे अगर तू अमेरिका का नागरिक हो गया है, ये वो। तो ऐसे क्या है कि दोनों डोमिनियन को अधिकार दिया गया कि अगर आप कॉमनवेल्थ में बने रहना चाहो तो बने रहो, और अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ दो। ये बात इसके अंदर मेंशन कर दी, यानी कि आपको उन्होंने फुल टू फुल अथॉरिटी दी, पूरी स्वतंत्रता दी। हाँ, कुछ लोग फेसबुक या ज्ञान झाड़ते हैं कि भारत अभी भी पूर्णतः आज़ाद नहीं है और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वही होती हैं जो ब्रिटेन के कब्जे में हैं। अब ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा अपना ज्ञान क्लियर करो, उसके बाद बात करो। सो अभी हुआ क्या कि पार्टीशन हैपन हो गया, दोनों डोमिनियन को ये अधिकार दे दिया गया कि वो कॉमनवेल्थ से हटना चाहे तो पीछे हट सकते हैं, और अगर जुड़े रहना चाहें तो जुड़े रह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, अब हमारे पास था वायसराय। अब वायसराय का हो गया दफ्तर ख़त्म, क्योंकि अब अंग्रेज लोग तो जा रहे हैं, ब्रिटिश रूल एंड हो चुका है, तो अबोलिश्ड वायसराय, वायसराय को अबोलिश कर दिया गया और एक नया ऑफिस बना दिया गया एंड मेक। अब वायसराय को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, गवर्नर जनरल फॉर बोथ नेशंस, सेपरेट गवर्नर जनरल, अलग अलग बने। ये नहीं है कि वही हिंदुस्तान का था और वही पाकिस्तान का। सो वायसराय का दफ्तर जो था अब वो हो गया ख़त्म, और अलग अलग दोनों नेशंस के लिए गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे उधर बना गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इधर बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडिया का पहला जो गवर्नर जनरल था, यहाँ पे लिख लेते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट जो था, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। ये है फर्स्ट इंडिपेंडेंट नेशन जब इंडिया था, तो पहला जो बना वो था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो। उसके बाद जो फर्स्ट इंडियन बना, फर्स्ट इंडियन, वो थे सी राजगोपालाचारी। इस बात को याद रखना भाई, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ से भी आपके दो यहाँ पर फ्लॉज आते हैं, वो ये हैं कि आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। अगर आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा है तो आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर ये पूछा है कि पहला भारतीय जो आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो आएगा सी राजगोपालाचारी, राइट। सो हुआ ये कि वायसराय का जो ऑफिस था वो अबोलिश कर दिया गया, गवर्नर जनरल का ऑफिस बना दिया गया दोनों नेशन के लिए। अब दोनों नेशन के लिए गवर्नर जनरल का जो ऑफिस बना है, तो उसमें दोनों ने अपने अपने गवर्नर जनरल सेट कर लिए। तो हिंदुस्तान ने तो बोला जो वायसराय था माउंटबेटन, उसी को कि भाई अभी तू ही बना रहे यार, अभी अपना इतना वो नहीं है, थोड़ा सा पहले ही दंगे बंगे हो रखे हैं। तो उसने कहा ठीक है जी, चलिए। उसके बाद फर्स्ट इंडियन जो बने थे वो सी राजगोपालाचारी बने थे। अब हुआ क्या, अब आप बोले कि सर वायसराय का ऑफिस तो सस्पेंड कर दिया गया, ये तो अबोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी तो एक बंदा था, उसका क्या हुआ। सो उसका ऑफिस भी ख़त्म कर दिया गया। अबोलिश्ड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सो इसके ऑफिस को क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, और इसकी जो भी पावर्स थी, जो भी इसके अंडर था, एंड ट्रांसफर्ड हिज वर्क टू सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स।
कॉमनवेल्थ अफेयर्स का जो सेक्रेटरी था इसके काम को उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो आपने देखा कि पहले वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो था यही तो काम करते थे। तो अब हुआ ये कि वायसराय के ऑफिस को भी सस्पेंड कर दिया गया, वहाँ ख़त्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल आ गया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर उसकी जो भी पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब नेक्स्ट जो हुआ वो ये हुआ, जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसके पीछे काफ़ी बवाल हुआ, हिंदुस्तान को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अब इसने यहाँ पर इसके अंदर एक लाइन लिखी थी कि एंडेड क्राउन रूल, एंडेड क्राउन रूल। अब जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि कंपनी रूल कब से कब तक चला और उसके बाद क्राउन रूल शुरू हो गया था। तो क्राउन रूल का जो था वो ब्रिटिश क्राउन रूल का मतलब होता है ब्रिटिश क्राउन रूल यहाँ पर। तो उसको क्या हुआ, वो एंडेड हो गया, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आपने पढ़ा था कि कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट हमने पहले आपको बताया था कि एक तो प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस तो वो थी जहाँ पर गवर्नर का शासन था, कुछ हाई कमिश्नर के अंडर थी, और जो बाकी बच गई थी वो क्या थी, प्रिंसली स्टेट, जिनको हम बोलते हैं रियासतें, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकत्रित करके हिंदुस्तान के अंदर सम्मिलित किया था। तो जो रियासतें थी उनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको राइट दिया गया, प्रिंसली स्टेट गिवन राइट टू join either dominion or remain independent। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि रियासतें जिस भी मुल्क को जुड़ना चाहें उसके साथ जुड़ सकती हैं, और अगर वो आज़ाद रहना चाहें तो वो आज़ाद भी रह सकती हैं। अब हुआ भी यही था कि हैदराबाद का जो निज़ाम था उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत पटती थी, और उसने क्या किया कि हैदराबाद जो है उसको तो पाकिस्तान के अंदर लेकर के जाऊंगा मैं। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, जगह जगह पाकिस्तान बैठेगा क्या हिंदुस्तान के अंदर? इधर बांग्लादेश जो था वो पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलता था और ये जो था वेस्ट पाकिस्तान था। तो इधर भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, यहाँ भी पाकिस्तान बन जाएगा क्या? तो उसको जो था वो मिलिट्री प्रेशर से ऑक्यूपाई कर लिया गया था, आर्मी भेज करके। जूनागढ़ की जो रियासत थी वहाँ पर रेफरेंडम करा लिया गया था। रेफरेंडम बोलते हैं पब्लिकली वोटिंग, कि लोगों से पूछते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसने कहा ना मैं भारत के साथ जाना चाहता हूँ ना मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर जिसको अभी धारा 370 हटाई गई और ये सब जो हुआ था, तो इस सब के बारे में जानना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर ऐसा क्यों रहा, क्यों ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन पाया था। इसने मना कर दिया था कि ना तो मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। तो हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे इस चीज़ को कि हिंदुस्तान तो है, मतलब वो बोलते हैं ना कि शरीफ बच्चा ये पीछे हट गया, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इसके ऊपर मिलिट्री चढ़ाई कर दी। तब हिंदुस्तान ने जो राजा था कश्मीर का उसके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि आप अपने अफेयर्स अंदर के खुद देखना, जो सिक्योरिटी का जिम्मा है और विदेशी जो जिम्मा है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप ये साइन करो कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। तब जा कर के वो हिंदुस्तान के साथ आए थे, और हिंदुस्तान ने 1947 में ही जो था वो पाकिस्तान के साथ, उस समय जब पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया तो लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ आई, प्रिंसली स्टेट्स को जो राइट दिया गया ये सबसे क्रूशियल स्टेज थी। ये ऐसा पॉइंट था जिसके लिए मतलब जो हिंदुस्तान के उस समय के नेता थे उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसीलिए नहीं लौह पुरुष कहा जाता, क्योंकि उन्होंने इन सभी रियासतों को सबसे बात करके इकट्ठा किया था, एकत्रित किया था। कोई भी अपनी आज़ादी इतनी आसानी से नहीं वो सरेंडर कर देता है भाई, बहुत वो लगता है, उसके अंदर मेहनत लगती है। अब आगे बोला गया कि 2 डोमिनियन बन गए, तो ईच डोमिनियन को ये पावर दी गई, ईच डोमिनियन विल गवर्न एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल देयर कॉन्स्टिट्यूशन मेड। यानी कि जब तक उनका संविधान नहीं बन जाता, हर एक डोमिनियन को ये कहा गया जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार काम करते रहो, नेशन तो चलाना ही है।
तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत ही जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 तक, तब तक इसके तहत ही सारा कुछ कामकाज चलता रहा। राइट। सो ये हमने देखा। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ब्रिटिश रूल एंड हो गया था। हर एक डोमिनियन को पावर दे दी गई थी कि आप जिसके साथ चाहो रह सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आप काम करोगे। अब हुआ ये कि यहाँ पर देख लेते हैं कि जो गवर्नर जनरल बना, मैंने आपको बताया कि वायसराय ख़त्म हो गया था और जो उसकी जगह पर जो ऑफिस आया था वो आया था गवर्नर जनरल का। सो गवर्नर जनरल जो था उसको बनाया गया हेड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया गया हेड। और ये जो प्रिंसली स्टेट आपकी थी, और प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे, प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे हेड्स ऑफ देयर नेशन या टेरिटरी बोल सकते हैं हम इसको। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जितने भी पार्ट इंडिया के अंदर ऐड हुए हैं उनके ऊपर तो राज करेगा, गवर्नर जनरल की चलेगी, वहाँ के लिए तो कानून गवर्नर जनरल बनाएगा। और जो प्रोविंशियल स्टेट के जो गवर्नर हैं, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, प्रोविंशियल स्टेट गवर्नर्स, हेड्स काट देते हैं, प्रोविंशियल स्टेट गवर्नर्स। तो प्रोविंशियल स्टेट के जो गवर्नर थे, इन रियासतों के जो गवर्नर थे, उसको अपनी रियासत का सरदार बना दिया गया। जैसे कि जम्मू कश्मीर के थे राजा हरी सिंह, हैदराबाद के निजाम थे, ऐसे तो वो अपनी रियासत के बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। राइट। तो ये अधिकार भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर उनको दिया गया। अब जो लास्ट और फाइनल काम हुआ था और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये था कि ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के टाइटल के एंड का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटेन का एम्परर है, ब्रिटेन की साम्राज्ञी है, ब्रिटेन के अंदर क्या है, रानी है। हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है अभी। अब जब हम ये लेक्चर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन की रानी जो है क्वीन एलिजाबेथ, उनकी डेथ हो चुकी है। और पहली बार ऑफिशियल रूप से ब्रिटेन के अंदर जो सम्राट हैं उसको नाम घोषित किया गया है। लेकिन उस समय पे क्या था, रानी थी तो रानी के ही नाम की स्टैंप थी। 1858 में दिल्ली दरबार लगा, रानी आई थी कि ठीक है अच्छे दिन आ गए, अब बस मेरा शासन है, कोई बात नहीं। तो वो जो टाइटल था ब्रिटिश क्राउन का वो ड्रॉप हो गया। एम्परर ऑफ इंडिया वाला जो टाइटल था ना वो अब ड्रॉप हो गया। अब इंडिया किसके अंडर है, अब इंडिया जो है वो सेपरेट नेशन है, एक सेपरेट डोमिनियन बनाया गया जो इंडिपेंडेंट है। आप किसी मर्जी को बनाओ। अब कौन बना था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, दिस इज द सुप्रीम पावर इन इंडिया। तो ये था जो हमने देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कुछ फीचर्स थे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान जो था वो आज़ाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने अपना पहला आज़ादी का महोत्सव बनाया था और इंडिपेंडेंट बन गया था। अब जब हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट बन गया तो सरकार कैसे चलती थी। अब बात जो आई है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था का मतलब है कि राजपाट चलता कैसे है। राज व्यवस्था का मतलब यही है कि राजपाट चल कैसे रहा था। तो हमने आपको बताया था अभी कि एक बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 1946 के अंदर बनी थी, जिसने भारत के संविधान का खाका तैयार किया था। इसी को हम बोलते हैं मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट ये क्या करती थी, भारत की संसद के रूप में काम करती थी। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पार्लियामेंट बनी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्या थी, क्या कैसे भारत की। ये सवाल आपसे अभी तक तो पेपर के अंदर पूछा नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे पेपर का पैटर्न बदल रहा है तो हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए कि भारत की पहली संसद कौन सी थी। सो ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ
इंडिया, जो 1946 में बनी थी। अब जो इस पार्लियामेंट के अंदर जो गवर्नमेंट थी उसको हम बोलते थे इंतरिम गवर्नमेंट। इंतरिम गवर्नमेंट ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो 1946 के अंदर बनी थी। अब ये जो गवर्नमेंट है ना, इसका एक एक नेता, 14 मेंबर थे इसके अंदर, और 14 के 14 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद कर लेना। अलग अलग पेपरों में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। अब मैं जैसे जैसे लिखूंगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे, इसको मैं MIN से शो कर रहा हूँ मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब हुआ कि विदेश मंत्री। विदेश मंत्री थे तो कॉमनवेल्थ वगैरह जो था उसके भी यही थे। सेकंड नंबर पे नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उस समय पे गृह मंत्री थे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये थे गृह मंत्री, इनके पास था गृह मंत्री। ये किसकी बात हो रही है? 1946 के अंदर जो गवर्नमेंट बनी थी एक, जिसने भारतीयों के संविधान बनाने का जो था सिस्टम वो शुरू किया था, और जिसने क्या शुरू किया था, भारत पर 1946 से राजपाट करना, यानी कि एक प्रैक्टिस में आ गए। 1947 तक आते आते इनको एक पूरा नेशन चलाने की प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या थे? होम मिनिस्टर थे। उसके बाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या थे? ये थे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इनके पास जो डिपार्टमेंट था वो था फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे थे जॉन मथई। जॉन मथई। जॉन मथई क्या थे? जॉन मथई इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर थे। जॉन मथई जो थे वो थे इंडस्ट्रीज के और सप्लाई विभाग के मिनिस्टर। उसके बाद ये ऊपर रब कर देते हैं। उसके बाद यहां पर लिख लेते हैं जगजीवन राम। सुने होंगे ये आपने नाम, जगजीवन राम। जगजीवन राम जी जो थे, जगजीवन राम जो बने वो बने थे सबसे पहले लेबर मिनिस्टर। लेबर मिनिस्टर मतलब श्रम मंत्रालय इनके पास था, लेबर मिनिस्टर ये थे। छठे नंबर पर हम नाम लेते हैं, छठे नंबर पर हमारे आते हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे पहले, सरदार बलदेव सिंह ये क्या थे? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर। सातवें नंबर पर जिनका नाम आता है, सातवें नंबर पर नाम आता है होमी जहांगीर भाभा, CH भाभा, जिनको आप जानते हो, CH भाभा। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी? वही साइंस वाली जो मिनिस्ट्री होती है ना, जिसको हम बोलते हैं वर्क्स, माइन एंड पावर। इसका नाम दे देते हैं वर्क्स, माइन एंड पावर। ये नाम होता था वर्क्स, माइन एंड पावर। ये मंत्रालय इनके पास था। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं हमारे CH भाभा हो गए। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भाई हरियाणा के HSSC के जो स्टूडेंट हैं ना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उनके पेपर में ये प्रश्न आ चुका है, हरियाणा पुलिस में पूछा जा चुका है। लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो थे वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? लियाकत अली खान जो है वो बाद में जा करके पाकिस्तान के 1900, ये गवर्नमेंट जो बनी है 1946 वाली है इंतरिम गवर्नमेंट, उसके अंदर ये बंदा फाइनेंस मिनिस्टर था, बाद में जा करके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। ये पाकिस्तान चले गए थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा में हुआ था, करनाल के अंदर। तो ये सवाल भी पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा ऐसा था जो ऐसे ऐसे बाद में पाकिस्तान में चला गया था, राइट। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है अब्दुल राब निश्तार। अब्दुल राब निश्तार। अब्दुल राब निश्तार जो था ये बना था पोस्ट एंड एयर, विमानन मंत्रालय जो होता है, पोस्ट एंड एयर मिनिस्टर। नेक्स्ट
अब्दुल रहाब निस्तार हो गया। तो 10th नंबर पे जो आता है वो है आसफ अली। आसफ अली जो थे वो रेल मंत्री थे पहले। आसफ अली फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। अब आगे देखते हैं। टोटल 14 मंत्री थे, 14, और 14 के 14 का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं डिफरेंट टाइम। आपसे ये भी पूछ लेगा कि 1940 की गवर्नमेंट के अंदर कौन सा मंत्री था। 1947 में जब फर्स्ट कैबिनेट बनी उसके अंदर कुछ मंत्री तो इनमें से सेम रहे, और जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी जगह पर दूसरे आ गए थे। तो आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन सा बंदा क्या था। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनको बोलते थे, जो भारत के फर्स्ट इंडियन, मैंने आपको बताया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहला इंडियन भारतीय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ये उस समय पे एजुकेशन मंत्रालय इनके पास था। सी राजगोपालाचारी के पास जो था वो था एजुकेशन मंत्रालय। उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है गजनफर अली खान। गजनफर अली खान जो थे ये थे उस समय के कॉमर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट जो थे वो आए थे आई चुंद्रीगर, इनका नाम था आई चुंद्रीगर। आई डबल आई आता है इनके नाम के आगे, आई चुंद्रीगर इनका नाम था। आई चुंद्रीगर जो थे, गजनफर अली खान जो थे वो हेल्थ मिनिस्टर थे। आई चुंद्रीगर थे कॉमर्स मिनिस्टर। ये थे गजनफर अली खान पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर। करेक्ट कर लीजिएगा अगर गलत लिख लिया हो, सॉरी उसके लिए। गजनफर अली खान पहले थे हेल्थ मिनिस्टर, और आई चुंद्रीगर जो थे वो थे कॉमर्स मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट आता है और लास्ट, वो है JN मंडल जो थे ये थे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ये जो हमने जिसकी बात की, ये सारी गवर्नमेंट है इंतरिम गवर्नमेंट, और इंतरिम गवर्नमेंट कब की? 1946 की। अब इसके अंदर आपको सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको हर एक का। आप इसको 10 बार पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही जानकारी हो जाएगी कि कौन सा क्या था। और अगर किसी के अंदर आप इंटरेस्ट लोगे, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं जिनके बारे में इंटरेस्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो सिर्फ आप उनको पढ़ो। जैसे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, JN मंडल। रेल मंत्री कौन थे, सी राजगोपालाचारी। उस समय क्या मंत्रालय था इनके पास, जैसे ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 1947 के बाद तो इनको पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था बाद में। तो इनको एजुकेशन मंत्रालय कैबिनेट जो मतलब इंतरिम कैबिनेट जो बनी थी उसके अंदर ये मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था? फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्रालय। राष्ट्रपति बनने से पहले 1950 से पहले 26 जनवरी 1950 को ही तो पहला राष्ट्रपति भारत का बना था, जब भारत गणतंत्र डिक्लेयर हुआ, संविधान लागू हुआ। उससे पहले तो वो क्या थे? मंत्री थे। और उनके पास कौन सा मंत्रालय था? फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्रालय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लियाकत अली खान इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर तो हरियाणा के पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है, क्योंकि इनका जो जन्म था वो हरियाणा के अंदर ही हुआ था। सो इनको अच्छे से नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट जो बनी थी, जो हमारी क्या बनी थी? फर्स्ट कैबिनेट। मैं बोलता हूँ उसको फर्स्ट कैबिनेट। फर्स्ट कैबिनेट कब बनी? 1947 के अंदर। आज़ाद भारत की जो पहली कैबिनेट बनी उसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। जो शुरुआत के जो मंत्री हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे आप सभी जानते ही हैं कि सबसे पहले तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बने वो क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, PM ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ इनके पास वही जो पहले था एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय जो था वो इनके पास था। उसके बाद आपके बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ सरदार पटेल। सरदार पटेल के पास पहले होम मिनिस्ट्री थी और बाद में भी इनके पास होम मिनिस्ट्री ही आई। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने जो देखा था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी वही सेम फूड एंड एग्रीकल्चर महकमा था।
और यही उनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर, यही उनके पास बाद में भी रहा। अब नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पे मेरे आए थे वो थे जॉन मथई। अब जो जॉन मथई थे, जॉन मथई का डिपार्टमेंट चेंज हो गया। जॉन मथई को जो पहले काम मिला था, जॉन मथई को पहले काम कौन सा मिला था? इंडस्ट्री एंड सप्लाईज का। अब इंडस्ट्री एंड सप्लाईज निकाल दिया इनसे, इनको दे दिया गया रेल एंड ट्रांसपोर्ट विभाग। अब इनको दे दिया गया रेल एंड ट्रांसपोर्ट विभाग। अब उसके बाद आ जाता है जगजीवन राम। जगजीवन राम जी के पास पहले भी लेबर मंत्रालय था और अब भी उनको लेबर मंत्रालय ही दिया गया। फिर आ जाता है सरदार बलदेव सिंह, ये भी पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि आज़ाद भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, तो आंसर सरदार बलदेव सिंह। आज़ाद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथई। आई बात समझ? जॉन मथई, नोट आसफ अली। आसफ अली वाज द मिनिस्टर एट इंतरिम कैबिनेट ऑफ 1946, 1946 के अंदर। उस समय तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ये आज़ाद भारत की कैबिनेट चल रही है अब, राइट। तो इस बात को ध्यान रखना। तो सरदार बलदेव सिंह जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे। अब उसके बाद आ जाता है होमी जहांगीर भाभा, CH भाभा जो थे। CH भाभा जो थे ये अब वर्क, माइन एंड पावर इनसे हटा लिया गया और इनको दे दिया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री। इनको दे दी गई कॉमर्स मिनिस्ट्री। CH भाभा को अब दे दिया गया कॉमर्स मिनिस्ट्री। उसके बाद हमने देखा कि आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, ये लियाकत अली खान जो थे, ये तो चले गए थे पाकिस्तान। अब लियाकत अली खान जब पाकिस्तान चले गए तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को किसने देखा? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए आए R.K. शंगुमन, R.K. शंगुमन शेट्टी, R.K. शंगुमन शेट्टी, ये इनका नाम था। तो ये सवाल भी भाई पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि आज़ाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे R.K. शंगुमन शेट्टी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, ये सवाल हरियाणा के पेपर में तो ऐसे पूछा गया था जो इंतरिम कैबिनेट का था, कि हिंदुस्तान का वो कौन सा व्यक्ति है जो पहले भारत का फाइनेंस मिनिस्टर रहा है और बाद में जा करके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। तो बच्चे अक्सर मतलब सोच सोच के चक्कर खा गए, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कौन याद रखेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की कैबिनेट के अंदर कौन सा बंदा था और कौन उधर चला गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो थे लियाकत अली खान। हो सकता है SSC वगैरह भी इस सवाल को पूछ ले। उसके बाद ये आया R.K. शंगुमन शेट्टी, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। फिर उसके बाद बात आई कि जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनको अभी बीच में छोड़ के चलते हैं, बीच में, क्योंकि ये तो चेंज हो गए थे। जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब C राजगोपालाचारी जो हैं वो तो क्या बना दिए गए? C राजगोपालाचारी को बना दिया गया था पहला, क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री जो थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास आई? आप लोगों ने सुना होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके नाम पे काफ़ी सारे कॉलेजेस भी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये थे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री जो थी, हेल्थ मिनिस्ट्री गजनफर अली खान चले गए, इनकी जगह पर आ गई राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो थी आज़ाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर। अब यहाँ पर हमने लिखा था लॉ मिनिस्ट्री, तो लॉ मिनिस्ट्री JN मंडल से चली गई। अब लॉ मिनिस्टर बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये बने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। अब हम बात करते हैं कि सर उधर CH भाभा के पास वर्क, माइन एंड पावर था, वो वाला मंत्रालय अब किसके पास गया? तो वर्क, माइन एंड पावर का जो मंत्रालय गया वो आ गया अब VN गाडगिल के पास। वो आ गया अब VN गाडगिल के पास, वर्क, माइन एंड पावर। ये मैं आपको इसलिए ऐसे लिखवा रहा हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ कि कौन सा बंदा कैबिनेट के अंदर बना रहा और कौन सा बाहर गया, किसका मंत्रालय चेंज हुआ। कुछ बंदे ऐसे हैं, मैक्सिमम तो ऐसे ही हैं, जिनके मंत्रालय चेंज बिल्कुल नहीं हुए, और बाहर से बहुत कम बंदे अंदर आए, इतने भी अंदर नहीं आए। उसके बाद VN गाडगिल को मिल गया ये। अब बात करते हैं कि सर इंडस्ट्री एंड सप्लाई पहले जॉन मथई के पास था, तो अब किसके पास चला गया? अब यहाँ से इनको क्या करते हैं, ये दोनों बंदे तो चले गए थे,
यहाँ पर जो बंदे आए उनका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो बनाया गया वो बनाया गया, इंडस्ट्रीज इनको दे दी गई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई इनको दे दी गई। अब जो लास्ट नेम कैबिनेट के अंदर बचता है वो बचता है कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर। कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया था रफ़ी अहमद किदवई को। रफ़ी अहमद किदवई, इनको बनाया गया था कम्युनिकेशन मिनिस्टर। तो ये थी आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट 1947 के अंदर। तो आप लोग देखेंगे मैंने 14 के 14 बंदे लिखे हैं। 14 के 14 बंदों में आप देखोगे कि कितने बंदे नए आए हैं, इंतरिम कैबिनेट से कितनों की मंत्रालय चेंज हुए हैं, कितने वैसे ही बने रहे। 1950 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही थे, उसके बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो ये सवाल भी आपसे किया जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस मंत्री पद पर आसीन थे, तो उसका जवाब होगा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी, ये चीज़ समझ आई होगी कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्या कुछ सिस्टम इसका रहा और कितना चला। अब आज के लिए इतना काफ़ी, ये आज़ाद भारत हो चुका है। अब हम देखेंगे कि आज़ाद भारत का संविधान कैसे बना, और इसको हम देखते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप इसको करिए, तैयार करिए, अपना अच्छे से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर है तो शेयर ज़रूर करिए ताकि बच्चों को जानकारी मिल सके। भटकाव बहुत है, इतनी जानकारी आपको कहीं भी मिलेगी नहीं, ये मेरा वादा है। राइट। तो तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।